गुड इवनिंग सभी प्रिय विद्यार्थियों को। समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय नंबर 6 को लेकर के मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और अध्याय 6 जैसा कि आप जानते हैं पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड है। कुल 5 अंक के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं इस बार इस पाठ से। तो देखते हैं इस पाठ से जुड़े हुए हर एक महत्वपूर्ण पहलू को, हर एक महत्वपूर्ण प्रश्न को। देखिए, सबसे पहले वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों और किन कारणों से होती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि किन कारणों से वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता है वो की जाती है। देखिए, दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जबकि जमीन की उर्वरता क्या हो रही है, कम हो रही है। इससे खाद्यान्नों के उत्पादन में भी कमी आ रही है। विश्व के चारागाह और मत्स्य भंडार घट रहे हैं, जलाशयों में पानी की कमी होती जा रही है, साथ ही प्रदूषण भी बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट की ही बात करें तो 2016 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता को तो स्वच्छ जल तक उपलब्ध नहीं होता, वहीं 2 अरब 40 करोड़ आबादी है वो साफ सफाई की सुविधाओं से वंचित है, जिसकी वजह से हर साल लगभग 30 लाख बच्चे मौत के शिकार हो रहे हैं। बात करें प्राकृतिक वनों की कटाई से जैव विविधता का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है और लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से ओजोन परत में जो छेद है वो बढ़ता जा रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ा गया है और मानव स्वास्थ्य पर इसका बड़ा ही खराब असर पड़ा है। मानव स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पूरे विश्व में समुद्र तटीय इलाकों में मनुष्यों की सघन बसावट और क्रियाकलापों की वजह से समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भी गिरावट आ गई है। पर्यावरण नुकसान से जुड़े इन सारे मसलों का समाधान किसी एक देश के बुत्ते की बात नहीं है और वैश्विक प्रयासों से ही इनका समाधान संभव है, और इसीलिए इसकी चिंता और समाधान वैश्विक राजनीति का विषय है। तो प्रश्न जो बना था, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों हो रही है, वो इन वजहों से हो रही है, इन कारणों से हो रही है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न और बन सकता है, अराल सागर के आसपास बसे लोगों को अपने घर बार छोड़कर क्यों जाना पड़ा। देखिए, अराल सागर के आसपास बसे हजारों लोगों को अपने घर बार छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि पानी के विषाक्त होने से मत्स्य उद्योग पूरी तरह से नष्ट हो गया, साथ ही जहाजरानी उद्योग और इससे जुड़े अन्य उद्योग भी समाप्त हो गए। यानी पानी के विषाक्त होने से मत्स्य उद्योग नष्ट हुआ और जहाजरानी उद्योग और इससे जुड़े हुए अन्य उद्योग भी समाप्त हो गए। दूसरा, पानी में नमक की सांद्रता के ज्यादा बढ़ जाने से कृषि पैदावार भी कम हो गई है। तो इन वजहों से अराल सागर के आसपास जो लोग बसे हुए थे वो अपने घर बार छोड़ करके जा रहे हैं। कई छोटे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे देखिए, वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले एक समूह है, समूह का नाम क्या है, क्लब ऑफ रोम। इसने सन 1972 में एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का शीर्षक था लिमिट्स टू ग्रोथ, और इस पुस्तक में बढ़ती जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के अंदेशे को बड़ी खूबी से बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याओं पर क्या करते हैं, सम्मेलन करते हैं। और इसी प्रकार का एक सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में, जो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर रियो डी जेनेरियो में, कहां हुआ यह कार्यक्रम, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। बात करें तो इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया, तो इस सम्मेलन में 170 देशों ने भाग लिया। हजारों स्वयंसेवी संगठन और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भी इसमें भाग लिया। इससे पहले सन 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से एक बर्टलैंड रिपोर्ट छपी थी, और इस रिपोर्ट में चेताया गया था कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। ऐसे में रियो सम्मेलन में भी ये खुलकर बात सामने आई कि विश्व के धनी और विकसित देश यानी उत्तरी गोलार्ध तथा गरीब और विकासशील देश यानी दक्षिणी गोलार्ध पर्यावरण के अलग अलग एजेंडों के पैरोकार हैं। उत्तरी गोलार्ध के देशों की जहां मुख्य चिंता है
वो ओजोन परत में छेद और वैश्विक तापवृद्धि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर थी, और दक्षिणी गोलार्ध के देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्तों को सुलझाने के लिए ज्यादा चिंतित थे। क्या निकल के आया प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से, तो इसको जानेंगे हम परिणामों में। देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो कि रियो डी जेनेरियो में 1992 के जून महीने में आयोजित किया गया था, उसके निम्नलिखित परिणाम निकले। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में नियम निर्धारित किए गए। एजेंडा 21 और टिकाऊ विकास की अवधारणा तय की गई। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत को स्वीकार किया गया और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को वैश्विक राजनीति के दायरे में लाया गया। अब देखिए एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित हुए और विकास के तौर तरीके सुझाए गए, जिन्हें एजेंडा 21 के नाम से जाना गया। बड़ा ही सिंपल है, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संदर्भ में कुछ नियम निर्धारित किए गए और विकास के तौर तरीके सुझाए गए। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। बात करें टिकाऊ विकास की अवधारणा है वो क्या है। देखिए, टिकाऊ विकास की अवधारणा यानी टिकाऊ विकास या स्वपोषी विकास, विकास की वो अवधारणा है जिसमें संसाधनों का इस्तेमाल मानव की वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाए तथा पर्यावरण की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। बात करें साझी संपदा से आपका क्या आशय है, तो देखिए, साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार हो, जैसे संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं, नदी, ये साझी संपदा के उदाहरण हैं। राजकीय स्वामित्व वाली वन्य भूमि में पावन वन प्रांतों के वास्तविक प्रबंधन की जो पुरानी व्यवस्था है, वो साझी संपदा के रख रखाव और उपभोग का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। इसी तरह वैश्विक स्तर पर देखें तो विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी भी देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं और इसलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत के नाम से जाना जा सकता है, जिसमें पृथ्वी का वायुमंडल है, अंटार्कटिका है, समुद्री सतह है और बाहरी अंतरिक्ष को शामिल किया गया है। अब बात करते हैं एक और प्रश्न की, पावन वन प्रांतर या देवस्थान से आप क्या समझते हैं। भारत में विद्यमान पावन वन प्रांतर प्रथा में वनों के कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता। इन स्थानों पर देवता अथवा किसी पुण्यात्मा का वास माना जाता है और इन्हें ही भारत में पावन वन प्रांतर या देवस्थान कहा जाता है। इन देवस्थानों को राजस्थान में वानी, केकड़ी और ओराण के नामों से जाना जाता है। वहीं झारखंड में इनको जहिरा थान और सरना, मेघालय में लिंगदो है, केरल में काव, उत्तराखंड में थान या देवभूमि और महाराष्ट्र में देवरहतीश आदि नामों से जाना जाता है। वैश्विक संपदा की सुरक्षा के मसले पर अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण समझौते हो चुके हैं, तो देखिए, अंटार्कटिका संधि हुई थी, वो वैश्विक संपदा की सुरक्षा के मसले पर हुई थी 1959 में। उसके बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 1987 में और अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार हुआ 1991 में। तो ये 3 बड़े और महत्वपूर्ण समझौते वैश्विक संपदा की सुरक्षा से रिलेटेड हो चुके हैं। बात करें साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों की, किससे आप क्या समझते हैं, तो देखिए 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण के लिए साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां स्वीकार की गई, जिसका अर्थ था कि विकसित देशों ने कार्बन उत्सर्जन और अन्य गतिविधियों से पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, अतः इन देशों की इस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी ज्यादा होनी चाहिए, इनको ज्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए। वहीं विकासशील देश अभी भी औद्योगिकरण और विकास की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, अतः उन पर उतने प्रतिबंध नहीं लगने चाहिए। अर्थात जिस अनुपात में देशों ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, उसी अनुपात में उन्हें पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देना होगा। जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC 1992 में हुआ था। उसमें कहा गया कि संधि को स्वीकार करने वाले देश
अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के अपक्षय में अपनी हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के प्रयास करेंगे। यानी जिस अनुपात में उनको पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया उन्होंने, उसी अनुपात में वो पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान देंगे, और इसे ही साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। बात करें दुनिया में साझी संपदा के आकार किन वजहों से घट रहा है, तो देखिए, एक तो निजीकरण, एक गहनतर खेती, आबादी की वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट, यानी ये 4 बड़ी वजह हैं जिनकी वजह से साझी संपदा का आकार घटा है, बल्कि उसकी गुणवत्ता और गरीबों की उसकी उपलब्धता में भी कमी आई है। तो वो 4 कारण हैं: निजीकरण, गहनतर खेती, आबादी की वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट। पर्यावरण संरक्षण पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के अलग अलग विचार हैं। वो क्या है, देखिए, उत्तरी गोलार्ध के देश हैं, जैसे आपको पता ही है, वो विकसित देश हैं, तो इनका मानना है कि पर्यावरण को नुकसान विश्व के सभी देशों ने पहुंचाया है, अतः विश्व के सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण में बराबर का योगदान देना चाहिए। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध के देश कहते हैं, नहीं भाई, हमने विकासशील और हम गरीब देश हैं, पर्यावरण को नुकसान विकसित देशों के औद्योगिकरण ने पहुंचाया है, अतः पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी इन्हीं देशों की है। अंटार्कटिका से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो अंटार्कटिक महादेशीय इलाका 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा निर्जन क्षेत्र है। इसका 26% हिस्सा इसी महादेश के अंतर्गत आता है। स्थलीय हिम का 90% हिस्सा अंटार्कटिका में है। धरती पर मौजूद स्वच्छ जल का 70% भाग अंटार्कटिका में मौजूद है। इस महादेश का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत उर्वर है, जिसमें कुछ पादप, सूक्ष्म शैवाल, कवक और लाइकेन है। समुद्री स्तनधारी जीव, मत्स्य और कठिन वातावरण में जीवन यापन करने वाले अनुकूलित विभिन्न पक्षी हैं। यहाँ पाई जाने वाली क्रील मछली, यानी क्रील मछली समुद्री आहार श्रृंखला की धुरी है, जिस पर दूसरे जानवरों का आहार निर्भर है। विश्व का सबसे सुदूर ठंडा इलाका है, झंझावाती प्रदेश है। विश्व की जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है वो अंटार्कटिका महाद्वीप निभाता है। बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की। तो क्योटो प्रोटोकॉल सन 1997 में हुआ, एक अंतरराष्ट्रीय समझौता जिसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए। कहाँ हुआ ये? जापान में हुआ था। औद्योगिक गैसें कौन सी हैं, ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? देखिए, इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी ग्रीन हाउस गैसें हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है, जो कि वैश्विक तापवृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है, उत्तरदायी है। भारत और चीन जैसे विकासशील देशों को उस समय क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई, क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में इन देशों का योगदान कुछ खास नहीं था। बाद में भारत ने सन 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। तटीय पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे क्या क्या हैं? देखिए, मछली और समुद्री जीवन का अतिशय दोहन हो रहा है। मछली और फ्रान की बढ़ती मांग के कारण मैंग्रोव जो वनस्पति है उसको नुकसान हो रहा है। समुद्र तटों पर औद्योगिक प्रदूषण फैल रहा है और भारी मात्रा में प्रदूषित जल को बिना शोधन के समुद्रों में डाला जा रहा है, जिससे तटीय पर्यावरण है उस पर भी गंभीर खतरे उत्पन्न हो गए हैं। बात करें भारत सरकार के पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रमों की शिरकत और प्रयासों की, तो 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था भारत में, जिसमें ऊर्जा के ज्यादा कारगर इस्तेमाल की पहलकदमी की गई। बात करें वर्ष 2003 की, तो बिजली अधिनियम में नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा भारत बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन भी चला रहा है, और भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस में जलवायु समझौते को अनुमोदन कर दिया, यानी हस्ताक्षर कर दिए हैं। पर्यावरण संरक्षण पर भारत के विचार क्या हैं? तो देखिए, भारत का मानना है कि पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान विकसित देशों के औद्योगिकरण और उनके द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की वजह से हुआ है, जबकि विकासशील देशों की कार्बन उत्सर्जन की दर बहुत कम है। अतः कार्बन उत्सर्जन की दर में कमी करने की ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? विकसित देशों की है, क्योंकि वो लंबे समय से कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। विभिन्न पर्यावरणीय आंदोलनों की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध के देशों जैसे मैक्सिको, चिली, ब्राजील, मलेशिया, ये यहाँ के आ गए, एशिया के दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशीय अफ्रीका और भारत के वन आंदोलनों पर बहुत गहरा दबाव है। जंगल उन्मुख दृष्टिकोण ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेविया, उत्तरी अमेरिका और न्यूजीलैंड में हावी है, यानी यहाँ पर जंगलों के प्रति अच्छा दृष्टिकोण है।
जंगल उन्मुख दृष्टिकोण है। बात करें फिलीपींस की तो यहाँ हरित संगठनों ने गरुड़ और अन्य शिकारी पक्षियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए मुहिम चलाई। फिलीपींस के लोगों ने वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन नामक ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी का विरोध किया। भारत में भी बंगाल टाइगर को बचाने की मुहिम चल रही है क्योंकि इनकी संख्या लुप्त होने की हद से भी कम हो गई है। अफ्रीका में हाथी दांत के व्यापार और हाथियों को निर्दयतापूर्वक मारने के विरुद्ध लंबा अभियान चला गया और इनमें से ज्यादातर अभियानों की शुरुआत और वित्तीय मदद किसने की है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने, WWF जैसे संगठनों ने की है। तो ये पर्यावरणीय आंदोलन है जो विश्व के विभिन्न भागों में चल रहे हैं। कई बांध विरोधी आंदोलन चल रहे हैं, जैसे 1980 के दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन कहां हुआ था? दक्षिणी गोलार्ध में चला था। ऑस्ट्रेलिया में फ्रैंकलिन नदी पर बांध बनाने के विरोध में आंदोलन हुआ। वहीं तुर्की, इराक और सीरिया के बीच फरात नदी पर बांध को लेकर विवाद है। भारत में भी बांध विरोधी और नदी हितैषी कुछ अग्रणी आंदोलन चल रहे हैं। इन आंदोलनों में प्रमुख है नर्मदा आंदोलन, जो कि सरदार सरोवर बांध के लिए प्रसिद्ध है। बात करें खनिज उद्योग क्या है, इसकी वजह से जन समुदायों को क्यों विस्थापित होना पड़ा? तो देखिए, खनिज उद्योग पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर उद्योगों में से एक है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के कारण दक्षिणी गोलार्ध के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खुल चुकी है। खनिज उद्योग में धरती के भीतर मौजूद संसाधनों को बाहर निकाला जाता है और इसी प्रक्रिया में भरपूर रसायनों का उपयोग होता है। भूमि और जल मार्ग प्रदूषित हो जाते हैं, स्थानीय वनस्पतियों का विनाश हो जाता है। इन सभी कारणों से जन समुदायों को वहां से विस्थापित होना पड़ा है। तेल देखो, तेल की धार देखो, तो 20वीं सदी के अधिकांश समय में विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर रही। अतः वैश्विक रणनीति में तेल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संसाधन बना हुआ है। खाड़ी क्षेत्र विश्व के कुल तेल उत्पादन का 30% मुहैया करवाता है। इस क्षेत्र में विश्व के ज्ञात तेल भंडार का 64% हिस्सा मौजूद है। बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का 1/4 हिस्सा यानी 1/4 हिस्सा केवल सऊदी अरब में है। सऊदी अरब आज विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और इराक ज्ञात तेल भंडार इराक में सऊदी अरब के बाद में दूसरे नंबर पर है। विश्व राजनीति में तेल के बाद एक और महत्वपूर्ण संसाधन है, तो वो है पानी। विश्व के कुछ भागों में साफ पानी की भी कमी हो रही है और विश्व के हर हिस्से में स्वच्छ जल समान मात्रा में मौजूद नहीं है। अब हम बात करते हैं मूलवासियों की। मूलवासी कहते किसी हैं? ऐसे लोगों के वंशज जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हैं, या फिर किसी दूसरी संस्कृति या जातीय मूल के लोग विश्व के किसी दूसरे हिस्से से उस देश में आए और इन लोगों को अपने अधीन बना लिया। किसी देश के मूलवासी आज भी उस देश की संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से ज्यादा अपनी परंपरा, अपने सांस्कृतिक रीति रिवाज, अपने खास सामाजिक आर्थिक ढर्रे पर ही जीवन यापन करना पसंद करते हैं। यानी अपनी संस्कृति, अपने रिवाजों को, अपने ढर्रे को, अपने सामाजिक आर्थिक ढर्रे को वो नहीं छोड़ते। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार मूलवासियों की परिभाषा क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने परिभाषा 1982 में दी। इस परिभाषा के अनुसार इन्हें ऐसे लोगों का वंशज बताया गया जो बहुत लंबे समय से किसी क्षेत्र विशेष पर रह रहे हों तथा जिनकी संस्कृति व सभ्यता विशिष्ट हो, यानी अपने आप में विशेष हो। विश्व के प्रमुख मूलवासियों की जब बात करते हैं तो देखिए, फिलीपींस का एक इलाका है कोर्डिलेरा क्षेत्र, वहां पे 20 लाख मूलवासी लोग रहते हैं। वहीं चिले में मापुसे नामक मूलवासियों की संख्या 10 लाख है। बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में 6 लाख आदिवासी बसे हुए हैं। पनामा नहर के पूर्व में कुना नामक मूलवासी 50,000 की संख्या में है। बात करें उत्तरी अमेरिका के मूलवासियों की, तो लगभग 3,50,000 मूलवासी वहां पर हैं। उत्तरी सोवियत में भी ऐसे लोगों की आबादी 10 लाख है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के ओशियाना क्षेत्र में पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मेलनेशिया वंश के आदिवासी रहते हैं। भारत के मूल निवासियों की बात करें तो भारत में मूलवासी के लिए एक शब्द यूज में लिया जाता है, अनुसूचित जनजाति या आदिवासी। ये कुल जनसंख्या का 8% है, यानी टोटल जो जनसंख्या भारत की है उनमें से मूलवासी आदिवासी कितने हैं? 8%। अनुसूचित जनजाति के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। भारत की अधिकांश आदिवासी जनता अपने जीवन यापन के लिए किस पर निर्भर है? खेती पर निर्भर है। अब मूलवासी अपने अधिकारों के लिए कौन कौन सी मांगे उठा रहे हैं? तो ये देखिए, संपूर्ण विश्व में लगभग 30 करोड़ मूलवासी लोग हैं जिनकी प्रमुख मांगे ये हैं: विस्थापित मूलवासियों को उचित पुनर्वास उपलब्ध करवाया जाए, मूलवासियों की सभ्यता और संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया जाए,
मूलवासियों को मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान को बनाए रखने दिया जाए और रोजगार व भूमि आवंटित की जाए। बात करें सन 1975 की, तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपुल का गठन 1975 में किया गया था। इस प्रकार ये पाठ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा हुआ, जिस पर विस्तृत चर्चा हमने अपने इस मात्र 20 मिनट के वीडियो में की है, और यहाँ से कोई भी डाउट मैं नहीं समझता आपके रहेगा इस पाठ को, इस वीडियो को देखने के बाद। धन्यवाद। हाँ, आगे जरूर पहुंचाइएगा। बोर्ड के ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी हैं वो इससे लाभान्वित हों, इसलिए आप इसको फॉरवर्ड कीजिएगा अपने विद्यार्थियों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें।